यहाँ पर हम प्रश्नावली यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन सत्य असत्य के बारे में बता रहा है। पहला क्वेश्चन बता रहा है कि एक वृत्त की एबी और सीडी, एक वृत्त है इसकी एबी और सीडी दो जीवा हैं, एक एबी है और एक सीडी है। एक 3 सेंटीमीटर की है और एक 4 सेंटीमीटर की है। इनके द्वारा केंद्र पर 70 डिग्री और 50 डिग्री का कोण बनाया जाता है। यानी ये कह रहा है कि केंद्र पर 3 सेंटीमीटर वाली है वो 70 डिग्री का कोण बनाती है और 8 सेंटीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर वाली है वो 50 डिग्री का कोण बना रही है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो यहाँ पर हम देखें कि ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो 3 सेंटीमीटर वाली है वो छोटा कोण बनाएगी और 4 सेंटीमीटर वाली है वो बड़ा कोण बनाएगी। क्योंकि बड़ी जीवा है, बड़ी जीवा बड़ा कोण बनाएगी, जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा कोण बनाएगी। जैसे रेड वाला है ये ज़्यादा बड़ा कोण बन रहा है, जबकि छोटी जीवा है यहाँ पर वो छोटा कोण बनाएगी। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट असत्य है। दूसरा हम देखते हैं, जैसे दूसरा स्टेटमेंट है एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई 10 सेमी और 8 सेंटीमीटर है क्रम क्रम केंद्र से क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर हम देखें दूसरा स्टेटमेंट, एक वृत्त की जीवाएं, जैसे एक वृत्त दे रखा है, ये वृत्त है, एक वृत्त की जीवाएं जिनकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये नीचे वाली 10 सेंटीमीटर है और ऊपर वाली 8 सेंटीमीटर है। दो जीवाएं हैं वृत्त की। अब क्या होता है, केंद्र से इनकी दूरी, जैसे यहाँ से हम केंद्र से दूरी देखें, केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर की 8 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर वाली 8 दूर है और 8 सेंटीमीटर वाली है वो 5 दे रखी है। तो ये तो गलत है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ी जीवा होगी वो ज़्यादा नज़दीक होगी केंद्र के। तो ये असत्य स्टेटमेंट है। जबकि स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है ज़्यादा छोटी जीवा है वो ज़्यादा नज़दीक दे रखी है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बड़ी जीवा होगी वो केंद्र के ज़्यादा पास में होगी, जितनी बड़ी जीवा होगी केंद्र के ज़्यादा पास में होगी। और फाइनली एक जीवा ऐसे आएगी जो डायरेक्ट केंद्र से गुजरेगी और वो व्यास बन जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, इसमें से प्रत्येक केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी है। तो एक वृत्त है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वृत्त है, इसकी दो जीवाएं हैं, एक ए बी है और एक सी डी है। ए बी और सी डी प्रत्येक वृत्त से केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये केंद्र है वृत्त का, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर यह है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर यह है। तो केंद्र से बराबर दूरी पर जो जीवाएं होती हैं वो लंबाई में भी बराबर होती हैं, यानी ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये कथन हमारा सत्य है। फिर चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, दो वृत्त हैं हमारे पास में, ओ और ओ डैश केंद्र वाले दो सर्वांगसम वृत्त ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो जैसे कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, दो सर्वांगसम वृत्त हैं, यानी कि आपस में समान है वृत्त। इसका केंद्र ओ है तो इसका केंद्र है ओ डैश। ये दो बिंदु ए बिंदु पर और बी बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। ए और बी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब हमें निकालना है ए ओ बी, यानी ये वाला एंगल इक्वल टू ए ओ डैश बी, ये हमें निकालना है, यानी ये बराबर है कि नहीं है। यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डैश बी, ये बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये सत्य स्टेटमेंट है। क्यों सत्य स्टेटमेंट है? क्योंकि हम जानते हैं कि सर्वांगसम जो वृत्त है,
सर्वांगसम वृत्तों की जो बराबर जीवाएं हैं संगत केंद्रों पर बराबर कोण बनाती हैं। तो बराबर जीवाएं जैसे कि हम देखें, ये बराबर जीवा है, ये भी बराबर जीवा है, तो संगत केंद्रों पर बराबर ही कोण बनाएंगे तो कोण भी यहाँ पर बराबर बनेगा। इस वजह से ये कथन हमारा सत्य है। नेक्स्ट हम देखें, पांचवा स्टेटमेंट है, तीन संरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जाता है। तो तीन संरेख बिंदुओं से एक वृत्त नहीं खींचा जा सकता। जैसे दो बिंदु हैं, हम देखते हैं कि हम दो बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त उन दोनों बिंदुओं के संरेख तीसरे बिंदु से होकर नहीं जा सकता। दो बिंदुओं से अगर कोई वृत्त जा रहा है तो इन दोनों बिंदुओं के संरेख इसी भुजा में तीसरा बिंदु है, तो इस तीसरे बिंदु से ये वृत्त नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। तो ये असत्य स्टेटमेंट है, दो बिंदुओं से जा सकता है वृत्त। नेक्स्ट हम देखें, छठा स्टेटमेंट, दो बिंदु ए और बी से होकर 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा जाता है। तो ए बी की लंबाई 8 सेमी है। तो दो बिंदु हैं, एक ए है एक बी है, यहाँ से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाता है इस तरीके से, ये 4 सेमी त्रिज्या है इसकी, और एक बी पॉइंट से है 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचा जाता है इस तरीके से बी पॉइंट से। तो इन दोनों के बीच की दूरी, ये 4 सेमी ये 4 सेमी, तो ए बी की दूरी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। तो ये कथन यहाँ पर सत्य हो सकता है। तो ये बात सही है, दोनों कथन सत्य है। और ये क्या कहलाएगा, ये व्यास बन जाएगा एक वृत्त का, क्योंकि ए बी एक व्यास है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की रेडियस दे रखी है 13 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक जीवा दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो इस जीवा को वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो जीवा व केंद्र के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये वृत्त है हमारा, जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। अब एक जीवा दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो जीवा हम बना देते हैं, जैसे ये जीवा होगी 10 सेंटीमीटर की। तो जीवा से केंद्र पर जो लंब डाला जाता है वो इसको बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये 5 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, और त्रिज्या दे रखी है यहाँ पर 13, यानी ये वैल्यू होगी हमारी 13 सेंटीमीटर। जीवा व केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये वाली दूरी ज्ञात करनी है हमें, इसको मान लेते हैं हम ए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी √169 माइनस के 25, तो ये हो जाएगा √144। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो जीवा व केंद्र के बीच की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, तीसरा क्वेश्चन, जैसे एक वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी। तो एक वृत्त है यहाँ पर, ये इस तरीके से वृत्त है, एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक है ए बी और एक है सी डी। तो ये ए बी एक जीवा है और एक है सी डी जीवा, एक वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी। ए बी की वैल्यू है 6 और सी डी की वैल्यू है 12। अब एक दूसरे के समांतर हैं और भी वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है। तो वृत्त का केंद्र यहाँ पर है, वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ दे रखी है, एक दूसरे के समांतर भी है। अब यदि ए बी और सी डी के बीच की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर ये दूरी जो दूरी दे रखी है यहाँ पर ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे वृत्त से
केंद्र से इनका जो लंब डलेगा इनको बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बी की वैल्यू 6 दे रखी है और सी डी की वैल्यू 12 दे रखी है। तो इनको यहाँ पर हम हटा देते हैं, जैसे कि ये वैल्यू हमने हटा दी। अब ए बी की वैल्यू अगर 6 दे रखी है तो हम कह सकते हैं कि ये 3 होगी, ये भी 3 होगी। सी डी की वैल्यू 12 दे रखी है तो ये 6 होगी, ये 6 होगी। हमें निकालनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या में हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या में हम ये त्रिज्या भी निकाल सकते हैं और चाहे तो ये त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। कोई सी भी त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें, पहले कोई भी ये पॉइंट बना लेते हैं, जैसे कि ओ बिंदु है, ये पॉइंट है बीच में, जैसे कि ए बी सी डी ई पॉइंट मान लेते हैं, या फिर इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, और इसको हम नीचे वाले बिंदु को क्यू पॉइंट मान लेते हैं। फिर सॉल्व करते हैं। अब समकोण त्रिभुज की बात करें, हम समकोण त्रिभुज डीओपी में बात करें, ये समकोण त्रिभुज है डीओपी में। तो डीओपी में क्या होगा, समकोण त्रिभुज में अप्लाई करें हम, तो ये दूरी 6 दे रखी है, ये हमें पता नहीं है, यानी कि ये वाली दूरी हम मान लेते हैं, कोई भी दूरी मान लेते हैं, जैसे इसको मान लिया हमने बाई। तो ये क्या हो जाएगा, जो डीओ की लंबाई है, डीओ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डीओ की वैल्यू भी हम मान लेते हैं यहाँ पर, ये एक्स मान लेते हैं। तो डीओ स्क्वायर इक्वल टू पी डी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। तो डीओ की वैल्यू मान ली हमने एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी डी की वैल्यू मान ली हमने 6 पहले से ही है इसमें, तो 6 स्क्वायर प्लस ओपी की वैल्यू मानी है वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक समीकरण हमारे पास में हो जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये समीकरण बन हो गया। इसी तरीके से दूसरा समीकरण बन जाएगा हमारा, नीचे वाला जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, इसमें यानी समकोण त्रिभुज कौन सा है, ओ पी ओ क्यू बी में। ओ क्यू बी में क्या है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, ओ बी को भी हम एक्स मान लेते हैं, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर। तो ओ बी को हमने मान लिया यहाँ पर एक्स, क्योंकि त्रिज्या तो दोनों बराबर बराबर ही रहेगी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस क्यू ओ की वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 3 दे रखी है, 3 प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस के ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 6 बाई आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 18 प्लस 6y। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम, 18 प्लस 6y इक्वल टू 36। तो 6y की वैल्यू आ गई 18, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। y की वैल्यू अगर 3 आ गई है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये 6 वैल्यू आ गई है यहाँ पर, यानी y की वैल्यू 3 आ गई है। तो ये y की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यानी ये समीकरण हम रख देंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस y की वैल्यू आई है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, 36 और 9 कितना हो गया 45 हो गया। तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 45। तो x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू 5। तो 9 से क्या आ जाएगा 3 बार आ जाएगा, तो x की वैल्यू जाएगी 3 अंडर रूट 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे चौथा क्वेश्चन है, दो समान जीवाएं हैं ए बी और सी डी, एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये वृत्त है,
इस वृत्त के अंदर दो समान जीवाएं हैं, एक तो ए बी है और एक है सी डी सी डी। ये आपस में ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है डी ए चाप है, चाप का चिन्ह ऐसे होता है डी ए चाप इक्वल टू सी बी चाप, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये जो चाप है ये इक्वल टू सी डी चाप सी बी चाप होनी चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सिद्ध करने में हम लिखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या हुई है? उत्पत्ति में हम लिखेंगे कि जीवा जो ए बी है, जैसे ए बी जीवा है, ए बी जीवा इक्वल टू दिया हुआ है सी डी जीवा, दोनों बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में। इसका मतलब जो बी ए की वैल्यू है वो डी सी के बराबर है। तो यहाँ पर बी ए की वैल्यू सी डी के बराबर है। दूसरा हम देखें लघुचाप के बारे में। लघुचाप की बात करें, जैसे कि लघुचाप है हमारी, लघुचाप कौन सी है? वी ए, वी से लेकर के ए तक लघुचाप है। तो बी ए चाप इक्वल टू सी डी चाप, तो इनकी लघु चाप की बात करें, पहले दीर्घ चाप की बात की थी, अब लघु चाप की बात करें। तो यहाँ पर बीडी चाप है, बीडी चाप ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि वी ए चाप की बात करें, लघु चाप में क्या आ जाता है, लघु चाप में पूरी आ जाती है, वी ए चाप में ये पूरी आ जाएगी वी ए चाप में, और सी डी चाप में ये पूरी आ जाएगी। तो उभयनिष्ठ कौन सी होगी? सेंटर वाली उभयनिष्ठ होगी, यानी कि बीडी चाप उभयनिष्ठ होगी। अब क्या करते हैं, हम बड़ी चाप में से छोटी की चाप बढ़ा देते हैं, यानी कि बी ई चाप में से एडी चाप बढ़ बी ई चाप में से बीडी चाप बढ़ा देते हैं। बी ए चाप में से हम बी ए चाप में से बीडी चाप बढ़ा देते हैं, बी डी चाप। इसी तरीके से सी डी जो चाप है उसमें से हम बी डी चाप बढ़ा देते हैं। तो हमारे पास जो चाप बचती है, यहाँ पर बी ए में से बी डी घटाते हैं तो ए डी चाप ही बचती है, और सी डी में से बी डी घटाते हैं तो सी डी चाप ही बचती है। यही हमसे पूछा था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि एक आकृति दी हुई है, इस तरीके से आकृति दी हुई है 5वां क्वेश्चन में। इस तरीके से एक वृत्त दिया हुआ है, जैसे ये वृत्त है, वृत्त में ए बी और सी डी एक वृत्त की समान जीवाएं हैं। तो ए बी और दूसरी जीवा है सी डी, ए बी है और दूसरी है सी डी, ये दो समान जीवाएं हैं। वृत्त का केंद्र है ओ, जैसे कि ये ओ पॉइंट है, वृत्त का केंद्र है। ओ एम ए बी पर लंब है, तो ए बी पर लंब खींच दिया यहाँ पर ओ एम, तो ये लंब हो जाएगा ओ एम। और ओ एन सी डी पर लंब है, तो ये एक एन खींचा है, ये सी डी पर लंब है। तो सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि एंगल ओ एम एन, ओ एम एन एंगल, यानी यहाँ पर जो एंगल बनाते हैं इस तरीके से,
ओ एम एन एंगल ये वाला ओ एन एम एन के बराबर होगा। ओ एन एम इक्वल टू एंगल ओ एन एम के बराबर, ये हमें सिद्ध करना है दोनों एंगल। तो यहाँ पर हम देखें कि ए बी और सी डी एक वृत्त की समान लंबाई की दो जीवाएं हैं। तो इन पर हम देखें कि वृत्त के केंद्र से लंब जो बनते हैं, तो एम और एन है, यहाँ पर दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड है। तो उत्पत्ति में हम देखें ए बी और सी डी वृत्त की समान जीवाएं हैं। उत्पत्ति में आ जाएगा ए बी व सी डी क्या है, समान जीवा है। फिर तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओ एम और ओ एन भी यहाँ पर समान होगा, ओ एम और ओ एन भी समान होगा। तो किसी वृत्त की समान लंबाई की जीवाओं पर वृत्त के केंद्र से उन पर लंबों की लंबाई समान होती है। वृत्त के केंद्र से इस वजह से ये बराबर है। अब हम देखें एंगल यानी त्रिभुज ओ एम एन में, त्रिभुज ओ एम एन में बात करें। ओ एम एन में क्या है, ओ एम की वैल्यू ओ एन के बराबर है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से समान लंबाई की जीवाएं समान दूरी पर होती हैं। इस वजह से अगर ये दो भुजा बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ओ एम एन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, तो दो भुजाएं समान होंगी तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान लंबाई की भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं। और समान लंबाई की भुजा कौन सी है, ओ एम एन ओ एन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि समद्विबाहु जैसे त्रिभुज हम बताया हमने, तो समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं पर जो कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो इस वजह से ये सिद्ध हो जाएगा कि एंगल ओ एम एन इक्वल टू एंगल ओ एन एन। नेक्स्ट देखें, जैसे कि अगला क्वेश्चन, आकृति दे रखी है। यहाँ पर एक वृत्त का केंद्र दे रखा है ओ डैश, और एक वृत्त का केंद्र दे रखा है ओ से। तो यहाँ पर हम देखें ये वृत्त का केंद्र है ओ डैश, और एक और वृत्त का केंद्र दे रखा है यहाँ पर, इस तरीके से एक वृत्त है और इसका केंद्र है ओ। ये वृत्त के केंद्र है। ए बी पैरेलल ओ डैश दे रखा है, यानी ए बी समांतर ओ ओ डैश। तो एक रेखा खींच देते हैं हम, ए बी समांतर रेखा खींचते हैं यहाँ से इस तरीके से, ए और बी ये ओ ओ डैश के समांतर है, यानी इसके समांतर दे रखी है। तो सिद्ध करना है कि ए बी की जो वैल्यू है, यहाँ पर सिद्ध करना है हमें ए बी की वैल्यू 2 टाइम्स ओ ओ डैश है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको मिला लेते हैं, जैसे कि ये इसको मिला लिया है और ये इसको मिला लिया है। अब सबसे पहले लिखते हैं हम उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या होगा, जैसे कि ए बी के समांतर यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी के समांतर दिया हुआ है ओ ओ डैश, और ओ डी जैसे यहाँ पर लंब पड़ रहा है, जैसे हमें पता है ओ डी यहाँ पर लंब पड़ रहा है, और ओ ओ डैश ई है वो ए बी पर लंब पड़ रहा है। तो लंब में ये दूरी आधी आधी हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि ओडी लंब है किस पर, ओडी लंब है, यहाँ पर एक कोण डाल देते हैं सी। तो ओडी लंब है ए बी पर, इसी तरीके से ओ डैश ई लंब है ए बी पर। तो हम लंब क्या करता है, इसको केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको बराबर दो भागों में बांट देता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बीई की लंबाई है वो इसी के बराबर होगी, क्योंकि ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है जो इस जीवा को बराबर दो भागों में बांट देगा। तो बीई की वैल्यू इसी के इक्विवेलेंट होगी। और बीसी की वैल्यू
हम कह सकते हैं कि 2 टाइम्स EC के इक्विवेलेंट होगी। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करें, OD है वो लंब है CA पर, OD लंब CA पर है। OD लंब CA पर होगा तो हम कह सकते हैं कि CD की लंबाई है वो इक्वल टू होगी DA के, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है, ये प्रमेय है। तो हम कहेंगे कि CA की जो लंबाई है वो होगी 2 टाइम्स C और D। ये समीकरण हमारी दूसरी बन गई। अब क्या करते हैं, इनको दोनों को जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ें तो BC प्लस CA ये हमारी बन जाएगी AB। तो BC प्लस CA इक्वल टू 2 टाइम्स EC प्लस 2 टाइम्स CD। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो EC प्लस CD हो जाएगा। EC प्लस CD क्या है, वो O डैश के इक्विवेलेंट है यहाँ पर। तो ये हम कह सकते हैं कि BC प्लस CA इक्वल टू 2 टाइम्स O डैश, क्योंकि यहाँ पर EC प्लस CD इक्वल टू O डैश है। यहाँ पर हम दे सकते हैं ये O डैश की वैल्यू किसके बराबर है, O डैश की वैल्यू बराबर है यहाँ पर O डैश की बराबर वैल्यू है EC प्लस CD के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखें यहाँ पर, जैसे कि AB और CD वृत्त की 2 जीवाएं हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है। जैसे वृत्त है AB और CD, जैसे ये CD जीवा मान ली हमने और ये AB जीवा मान ली। AB और CD ये वृत्त की 2 जीवाएं इस प्रकार हैं कि AB की लंबाई तो 10 है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और CD की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है कि CD वृत्त से ज़्यादा दूर होगी। AB CD के समांतर है, तो ये भी बात दे रखी है यहाँ पर। AB और CD के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो दे रखी है वो दे रखी है 17 सेंटीमीटर। तो हम माने यहाँ पर कि टोटल दूरी दे रखी है AB और CD के बीच में 17। अगर इसको हम x मानते हैं केंद्र से, इस दूरी को यानी केंद्र से AB जीवा की दूरी x मानते हैं, तो केंद्र से CD जीवा की दूरी क्या हो जाएगी 17 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 17 आना चाहिए, यानी x प्लस 17 माइनस एक्स से x कट जाएगा, 17 आ रहा है आंसर। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। हमें याद करनी है वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हम कहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं त्रिज्या, और यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो दोनों से इक्विवेलेंट आएगी। तो हम यहाँ पर देखें, वृत्त के केंद्र से बात करें, AB अगर 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको बराबर 2 भागों में बांटता है, तो ये 5-5 हो जाएगी। इसी तरीके से वृत्त के केंद्र से CD जीवा पर डाला गया लंब इसको बराबर 2 भागों में बांट देगा, तो ये 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी। अब हम निकालते हैं इनकी त्रिज्या निकालते हैं। तो त्रिज्या हम जैसे कि ये O पॉइंट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम P पॉइंट, इसको मान लेते हैं हम Q पॉइंट। तो हम बात करते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज इसकी APO की। APO में त्रिज्या है तो त्रिज्या का स्क्वायर क्या होगा, त्रिज्या स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस के x का स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा पहला समीकरण, यानी कि R स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर इक्वल टू 25। ये समीकरण बन गई। अब दूसरा हम समकोण त्रिभुज जिसमें बात करते हैं, यानी QOC में बात करते हैं। समकोण त्रिभुज QOC में, QOC में क्या होगा, QOC में वही हमारा रेजिस्टेंस है, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर। तो 17 माइनस एक्स 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 4 4 7 7 14 4 18 1
एक इंटू एक क्या, एक और दो आ जाएगा 289। तो ये हो जाएगा 289 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 34x प्लस के 144 और इधर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस का आया है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस का ही आएगा। ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या आता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो यानी कि आर स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 289 144 जोड़ते हैं कितना आएगा, 9 4 13 लगी 1, 8 4 12 और 1 13 लगी 1, यानी 433 माइनस के 34 है। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 2 से। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 433 माइनस के 34x इक्वल टू 25। तो 433 में से 25 जाएगा इक्वल टू 34x हो जाएगा। तो 13 में से 5 गए तो 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ रह गए 12, 12 में से 2 गए तो 10, यानी 308 बच जाएगा हमारे पास, 408। 2 में से 2 गए तो 0, यानी 408 बच जाएगा। 408 इक्वल टू 34x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जैसे 17 से काटें 17 दूनी 34 और 17 से काटें इसको 17 दूनी 34, 6 17 चौको 68, यानी x की वैल्यू आ गई 12। तो x की वैल्यू 12 आ गई है, तो यही हमारे यहाँ पर 408 डिवाइड बाई 34, यानी x की वैल्यू 12 आ गई। x की वैल्यू 12 आ गई है, तो ये हम कहाँ पर रख देते हैं, इस क्वेश्चन में भी रख देते हैं एक समीकरण में, यानी यहाँ पर रखते हैं। तो ये r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इस समीकरण से, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 प्लस के 5 का स्क्वायर 25। तो r की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 169, यानी r की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 8वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त है। तो एक वृत्त है यहाँ पर, इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। दो समांतर जीवाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दे रखी है। तो समांतर जीवा हम देख लें यहाँ पर 12 और 16 दे रखी है। इसका मतलब जो केंद्र के नजदीक होगी वो 16 होगी और जो केंद्र के दूर होगी वो 12 होगी। तो ए बी और सी डी नाम दे देते हैं इनको। ए बी की लंबाई है केंद्र से दूर है तो 12 होगी, सी डी की लंबाई केंद्र के पास में बड़ी होगी तो 16 होगी। ए बी और सी डी के मध्य की दूरी पूछी है, यानी ये डिस्टेंस पूछी है यहाँ पर। अब ये दूरी कब पूछी है, पहली बात तो यदि केंद्र के एक ही ओर हो तब पूछी एक तो, और अगर ये 12 और 16, पहली कंडीशन तो ये है कि ये केंद्र के एक ही तरफ है जब पूछी है, और दूसरी कंडीशन में ये केंद्र के एक दूसरे के विपरीत हो। दूसरी कंडीशन में कैसे होगी, जैसे ये वृत्त है, ये यहाँ पर क्या है जीवा इस तरीके से होंगे, यानी कि एक यहाँ पर होगी सी डी मान लो और ए भी यहाँ पर होगी इस तरीके से। तब हमें दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी ये वाली दूरी निकालनी है। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं, जब जीवा एक केंद्र के एक ही तरफ है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर ए बी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा। सी डी दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और ये त्रिज्या हम निकाल रहे हैं
तो त्रिज्या एक तो ये आएगी हमारी, और एक त्रिज्या हमारी ये आएगी, AO और CO। तो बात करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट P मान लिया, इसको मान लेते हैं Q, या फिर इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। अब समकोण त्रिभुज में बात करें हम त्रिभुज AQO में, AQO में बात करेंगे तो AO स्क्वायर यानी त्रिज्या का स्क्वायर है, R स्क्वायर इक्वल टू QO स्क्वायर, QO स्क्वायर और A की स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस QO का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि R स्क्वायर माइनस QO स्क्वायर इक्वल टू 36। ये समीकरण पहला बन जाएगा हमारे पास में। अब दूसरी बात करते हैं, AO की जो वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो AO की वैल्यू भी है हमारे पास में 10, तो QO स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, यानी कि 100 माइनस 36 इक्वल टू QO स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू QO स्क्वायर। तो QO की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो QO की वैल्यू टोटल आ गई 8 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सिर्फ P और O की वैल्यू। तो समकोण त्रिभुज OPC की बात करें, OPC में क्या होगा, R स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस में PO का स्क्वायर। अब R का स्क्वायर कितना है, 10, यानी ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 64 प्लस PO का स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 इक्वल टू PO का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 इक्वल टू PO का स्क्वायर। तो PO की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो 8 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा हमारा सेंटर वाला, यानी PQ की वैल्यू क्या होगी, PQ की वैल्यू होगी QO माइनस PO। QO की वैल्यू 8 है, PO की वैल्यू 6 है, तो 8 में से 6 जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन के अनुसार तो आ गया आंसर हमारा 2 सेंटीमीटर। और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है, तो यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर जैसे कि CD की वैल्यू 16 दे रखी है, तो ये 8 होगा, ये 8 होगा। AB की वैल्यू 12 दे रखी है, तो ये 6 होगा, ये 6 होगा। और ये हमारी त्रिज्या होगी, जैसे ये वाली त्रिज्या होगी और ये वाली त्रिज्या होगी। फिर हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज लगा देते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर पहले क्या थी, एक तरफ थी, तो 8 में से 6 जाना पड़ा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे AB में ये वैल्यू आएगी हमारी टोटल 8, और ये वैल्यू आएगी हमारी 6, तो 8 से 6 कितने हो जाएगी, 14। तो दोनों के बीच की दूरी, जब जीवाएं केंद्र की विपरीत स्थिति में हो, तो उन जीवाओं के केंद्र के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, OP। जैसे ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो OP प्लस OQ। तो OP की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 प्लस OQ की वैल्यू कितनी आ रही है, 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, अगर एक दूसरे को विपरीत है तो। नेक्स्ट हम देखें, 9वां नंबर का क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD। तो ये चतुर्भुज है हमारा, A B C और D। इसके शीर्ष वृत्त पर इस प्रकार स्थित हैं कि AB इक्वल टू CD। तो ये इसके शीर्ष हैं, तो वृत्त के टच कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो इस प्रकार स्थित हैं, ये AB इक्वल टू क्या होगा, CD होगा। AB इक्वल टू CD। हमें सिद्ध करना है AC की वैल्यू BD के बराबर हो। सिद्ध करना है AC की वैल्यू CD के बराबर हो।
AC और CD BD के बराबर हो। तो AC और BD क्या है, व्यास है, तो व्यास फिर पूछिए ये क्या है, वृत्त के व्यास है, तो वृत्त के व्यास बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर क्या करें, हम सिद्ध करना है तो इसके अकॉर्डिंग उत्पत्ति में बात करें। उत्पत्ति में क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू CD दिया हुआ है। इसका मतलब इनका चाप भी बराबर होगा, यानी AB चाप इक्वल टू CD चाप, यानी ये वाला चाप भी बराबर होगा। जीवा बराबर है तो जीवा की चाप भी बराबर होती है, तो ये चाप भी बराबर होगी। एक ही वृत्त की बराबर जीवा तो बराबर चाप। अब दोनों में हम डीए जोड़ देते हैं, यानी ये वाला काम हम और जोड़ देते हैं दोनों में। तो AB चाप में हमने जोड़ दी डीए चाप, इधर हमने CD चाप में जोड़ दी है डीए चाप। तो जैसे ही चाप जोड़ दी तो ये क्या हो जाएगी, DAB चाप बन जाएगी। इधर हमारी बन जाएगी ABC चाप, या फिर CD चाप। तो ये चाप बन गई है। तो इसमें क्या होगा, DAB चाप में DB की वैल्यू, क्योंकि ये चाप बराबर है, एक तरफ हमारी चाप क्या है DAB, ये वाली चाप, एक तरफ हमारी चाप क्या है CDA, ये वाली चाप। तो चाप बराबर है तो इनकी हम कह सकते हैं कि DB की वैल्यू है वो क्या होगी, AC के बराबर होगी या CA के बराबर होगी। तो BD भी यहाँ पर क्या होगी, BD की वैल्यू भी AC के बराबर होगी, क्योंकि एक ही वृत्त में बराबर चाप तो बराबर जीवा। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये हम सिद्ध कर चुके हैं। AC की वैल्यू BD के बराबर होगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि 10वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक वृत्त है, इस तरीके से वृत्त है, एक वृत्त की समान जीवाएं, तो ये समान जीवा होगी हमारी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये AB जीवा है और ये CD जीवा है, एक दूसरे को ई पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है कि जीवा के क्रमित भाग क्रमशः दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। तो जीवा के क्रमित भाग दूसरी जीवा के क्रमित भाग के बराबर होते हैं। तो हमें इस तरीके से दिखाना है कि यहाँ पर ये केंद्र से जो पॉइंट डाला जाता है, ये लंब डाला जाता है, यहाँ पर O से OL लंब डाल दिया, O से यहाँ पर M लंब डाल दिया। तो ये क्रमित भाग है, यानी कि ये भाग ED भाग है, ये EB के बराबर होना चाहिए। इस तरीके से सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले रचना में हम देखेंगे, यहाँ पर रचना की है हमने, क्या रचना की है, OL है वो लंब है किस पर, AB पर। दूसरी रचना हमने की है कि OM है वो लंब किस पर है, CD पर लंब है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि O और E को हमने मिला दिया है यहाँ पर इस तरीके से, ये भी रचना में लिख देंगे, O और E को मिला है। अब इसी के अनुसार काम करते हैं। OL AB पर लंब है, इसका मतलब केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर दो भागों में बांटता है। तो क्या हो जाएगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर दो भागों में बांटता है। उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि AL की लंबाई है वो LB के बराबर है, और ये इक्वल टू है 1/2 टाइम्स AB के। इसी तरीके से इस लंब के अनुसार बात करें, OM लंब है CD पर, तो इसमें जो लंब है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बराबर दो भागों में बांटता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि CM इक्वल टू
एम डी, और ये किसके इक्वल है, 1/2 टाइम्स सी और डी के इक्वल है। अब पुनः हम कहें कि ए बी की वैल्यू सी डी के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है क्योंकि जीवा बराबर है। तो ए एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए एल की वैल्यू सी एम के बराबर होगी, और एल बी की वैल्यू है, एल बी की वैल्यू एम डी के बराबर होगी, और ओ एल की वैल्यू है, यानी ओ एल की वैल्यू है यहाँ पर, वो किसके बराबर होगी, ओ एल की वैल्यू ओ एम के बराबर होगी। तो समान जीवाएं क्या करती हैं, केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है ओ एल की वैल्यू ओ एम के बराबर होगी। समान जीवा समान दूरी पर। अब हम बात करें इसी चीज को, यानी समकोण त्रिभुज में बात करें, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ओ एल ई, इस समकोण त्रिभुज की बात करें ओ एल ई, तो समकोण त्रिभुज ओ एल ई में हम बात करें तो क्या होगा, एक और समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ओ एल ई, और समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ओ एम ई में, ओ एम ई। तो यहाँ पर जैसे ओ ई कर्ण है और जो कि ओवेनिस्ट है, तो ओ ई इक्वल टू ओ ई होगा, क्यों होगा, क्योंकि ओवेनिस्ट दोनों में आ रहा है, ओवेनिस्ट। दूसरा ओ एम, ओ एल इक्वल टू एम होगा, ओ एल इक्वल टू एम। और तीसरा हम देखें, जो त्रिभुज है हमारा ओ एल ई सर्वांगसम आ गया इस तरीके से, ओ एल ई सर्वांगसम है इसके, इसके ओ एम ई के सर्वांगसम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एल ई ये भी इक्वल टू होगा एम ई के, क्योंकि ए एल की वैल्यू सी एम के बराबर है, ए एल की वैल्यू क्या है, सी एम के बराबर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एल ई और ए एल जोड़ दें, एल ई प्लस ए एल इक्वल टू एम ई प्लस सी एम, तो ये हो जाएगा ए ई इक्वल टू सी ई, और दूसरा हो जाएगा बी ई इक्वल टू डी ई, और यही हमें सिद्ध करना था। लास्ट क्वेश्चन देखें हम 11 नंबर का, जैसे कि सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाएं हैं, तो ये वृत्त है, इस वृत्त के अंदर दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, तो ये दो समांतर जीवाएं, एक ये है एक ये है, इनका मध्य बिंदु ये है जो केंद्र से इस पर लंब डलेगा, तो ये केंद्र है, केंद्र से इस पर लंब डलेगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, केंद्र से लंब डलेगा, मध्य बिंदु हो जाएगा, केंद्र से। तो सिद्ध कीजिए कि दो समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है, ये मिलाने वाला रेखाखंड है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, तो ये वृत्त का केंद्र से होकर गुजरता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम देखें इसको क्या करते हैं, इसके समांतर एक रेखा खींच करके ये हम बनाते हैं रेडियस, यानी कि त्रिज्या बना लेते हैं। ये पॉइंट बना लिया हमने ई, ये हमारी ए बी जीवा के समांतर समान लंबाई की है सी डी, और ये केंद्र बिंदु हो जाएगा ओ। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो रेखाखंड है हमारा एम और एन, ये रेखाखंड है एम और एन, ये केंद्र से होकर गुजरता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना हमने क्या किया है, ए बी और सी डी के समांतर वृत्त की त्रिज्या हमने क्या खींची है, ईओ खींची है, ये वाली त्रिज्या खींची है, वृत्त की त्रिज्या ईओ खींची है, और इसको आगे बढ़ाने पर ये एफ पॉइंट पर काटती है वृत्त को, इस पॉइंट पर, और एम व एन को यहाँ पर मिलाया है, जैसे एम और एन को यहाँ पर मिलाया है, तो ये भी रचना में है, और इसको ओ से मिलाया है। तो ये सारी चीजें हमें रचना में लिखनी है।
फिर उसके बाद हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा, एम ए के पैरेलल में है ओ ई, ये उपपत्ति हुई है जब रचना की हमने उससे। और एंगल जो बना है ए एम ओ, ये कितने का बना है, यहाँ पर 90 डिग्री का बना है। एंगल ए एम ओ एक समकोण बना है, ये भी उपपत्ति हुई है। अब वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड जीवा की लंबवत होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ ए एम ओ, एंगल ऑफ ए एम ओ प्लस एंगल ऑफ ई ओ एन, एंगल ऑफ ई ओ एन, ये क्या है, इक्वल टू 2 समकोण के बराबर है, यानी 180 डिग्री है। ये वाला कोण और ये वाला कोण 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, तो एक तरफ के आंतरिक कोणों का मान दो समकोण के बराबर होता है। जैसे दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है, तो एक तरफ के जो आंतरिक कोण है ये वाले, इनका दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी दो समकोण के बराबर होता है। उसी को हमने यूज किया है। यानी अगर हमारा एक समकोण दे रखा है यहाँ पर, ये पहले से दिया हुआ है, उपपत्ति में पता चला हमें समकोण है, तो ए एम ओ भी समकोण होगा। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ई ओ एन भी हमारा समकोण होगा। एंगल ई ओ एन ये भी हमारा समकोण होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एम ओ एन क्या है, एक समरेख है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल एम ओ एन क्या है, एक समरेख है। तो हम कहें कि एम एन एक क्या है, सरल रेखा है, और जो कि केंद्र से होकर गुजर रही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों जीवाओं के लंबवत है और ये केंद्र से होकर गुजर रही है। संरेख होते ही यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि एम एन एक सरल रेखा है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है और दोनों जीवाओं के ये लंबवत होगी। तो इस प्रकार है ये प्रश्नावली 12.2 खत्म होती है।